मार्केट्स में हजारों म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं और इसके अलावा हर दूसरे दिन मार्केट्स में नए फंड इंट्रोड्यूस होते ही रहते हैं। एक पर्सन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म में एक अच्छे और कंसिस्टेंट रिटर्न्स के लिए। बट अब इसके लिए हर फंड की स्टडी तो नहीं की जा सकती, तो क्यों ना मैंने सोचा हम उन फंड्स के बारे में बात करें जिनमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज अगर हमने मार्केट में खराब फंड्स को अवॉइड कर लिया तो हमारे रिटर्न्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इन फंड्स में से कई फंड्स में आप लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो ये आपके लिए एक चांस है कि आप अपना हार्ड अर्न मनी सेव कर पाओ। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, जिससे आप कोई केस मिस ना कर दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनको आपको हर हालत में अवॉइड करना है। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ, यू आर ऑन इन्वेस्टर्स वे, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंड के बारे में, जो कि है सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स। अब इस टाइप के फंड्स एक पर्टिकुलर सेक्टर या थीम पे इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल, एनर्जी। अब ये फंड्स कई साल बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे ये इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। बट एट द सेम टाइम इनमें जो रिस्क होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि कई बार ये जो थीम्स होती हैं या फिर ये जो सेक्टर्स होते हैं, ये सिक्लिकल इन नेचर होते हैं। सिक्लिकल का मतलब है जब उस पर्टिकुलर सेक्टर का अप ट्रेंड चल रहा होता है तब तो ये फंड्स आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। बट जैसे ही उस पर्टिकुलर सेक्टर का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया तो आपको ये कई सालों तक लगातार खराब परफॉर्मेंस देते हैं। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल है ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के केस में लास्ट 5 से 6 सालों में रिटर्न्स देखो तो वो बहुत ही खराब आए। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि एक्टिवली मार्केट की साइकिल को स्टडी नहीं कर सकते, उनको सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड से दूरी रहना चाहिए। हमारी अगली कैटेगरी ऑफ फंड आती है एनएफओस। एनएफओ स्टैंड्स फॉर न्यू फंड ऑफरिंग। ऐसे फंड्स जो मार्केट में नए नए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और इनमें से कई फंड्स की मार्केटिंग और कमर्शियल्स पे काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। ये इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में इन फंड्स पे अट्रैक्ट हो सके। और कई केसेस में तो आपके जो खुद ब्रोकर होंगे वो भी आपको इन फंड्स का रिकमेंडेशन देंगे, क्योंकि इन पे उनको हैवी कमीशन मिलता है। अब ऐसे फंड्स जिनका हमें ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता कि वो हमको लॉन्ग टर्म पे कंसिस्टेंट रिटर्न देंगे या नहीं देंगे, उसमें हम ये गारंटी कैसे लें कि वो फंड मैनेजर इतना स्किल्ड होगा कि हमें अच्छे रिटर्न्स दे सके। सो ऐसे केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे फंड्स को कम से कम 1 से 2 साल ऑब्जर्व करें। और अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आपको सेम स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले दूसरे फंड मार्केट में मिल जाएंगे जिन्होंने 5 से 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड भी होगा और जिनमें आप एक रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है जिनका आपने सोशल मीडिया या टेलीविजन पे काफी एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा। दे आर हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड। ये फंड अपने आप को बताते हैं कि हम मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, चाहे मार्केट फॉल हो रहा हो या ही बुल रन पे हो। अब इन्हें ये बात पता है कि एक इन्वेस्टर को ये पसंद आता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स बिना एफर्ट्स के चले और सारा प्रोसेस अपने आप ऑटोमेट हो पाए। ये फंड आपका 70 से 80% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर देंगे और बाकी का बचा 20 से 30% डेब्ट में। और इस एलोकेशन को वो टाइम के साथ चेंज करते रहते हैं और इस वजह से ये फंड्स एक्टिवली मैनेज फंड में आ जाते हैं। बिकॉज इधर एक फंड मैनेजर एक्टिवली अपने फंड की एलोकेशन चेंज कर रहा है और एक्टिव एलोकेशन की वजह से ये फंड आपको हाई एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज करेंगे। और मैंने तो कई ऐसे फंड्स भी देखे हैं जो आपको एक्सपेंस रेशियो तो कम चार्ज करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जब आप इनकी परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये आपसे कहेंगे कि देखिए हमने आपके फंड पर रिस्क कम लिया इसीलिए हम कम रिटर्न दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जब मार्केट फॉल होता है तो ये फंड्स जो बाकी के डेब्ट फंड्स होते हैं ना, उससे भी बेकार परफॉर्मेंस देते हैं। और बात रही आपके रिस्क मैनेजमेंट की, तो ऐसा अमाउंट जिसपे आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो उसको आप इक्विटी फंड्स में डाल दीजिए और जिन पे आप कम रिस्क लेना चाहते हो उनको आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। इस केस में आप अपना एक्सपेंस रेशियो भी बचाएंगे और आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेब्ट म्यूचुअल फंड्स की एक ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी। अब हम आते हैं ऐसे फंड्स पे जिनमें हमने लास्ट 1 और 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट किया है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, कई बार मार्केट में जब एक बहुत अच्छा बुल रन आता है तो मार्केट्स में कई खराब फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं। बट इस परफॉर्मेंस से उनकी क्वालिटी का एश्योरेंस नहीं होता। बिकॉज लॉन्ग टर्म में जब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आता है तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा फंड आपकी वेल्थ को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे फंड्स को देखें जिनमें एटलीस्ट 3 से 5 साल में एक अच्छा और कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। क्योंकि कंपाउंडिंग इस तरह वर्क नहीं करती कि आपके फंड ने 2 साल में तो आपके 100 रुपए को 150 रुपए बना दिया,
बट अगले ही 2 साल में जब मार्केट फॉल हुआ तो वो 150 रुपए घट के फिर से 90 रुपीज हो गए। कंपाउंडिंग को वर्क करने के लिए एक लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी की जरूरत है। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो पर्टिकुलर कोई म्यूचुअल फंड का टाइप नहीं है, बल्कि तरीका है जिसके थ्रू लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वो है इन्वेस्टिंग थ्रू बैंक्स। अब हम में से कई लोग ऐसे हैं, खासकर वो लोग जो कि एक हायर एज ब्रैकेट में आते हैं, जिन्हें किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना एक हेडेक लगता है। कई ऐसे लोग प्रिफर करते हैं कि क्यों ना अपने बैंक से ही कांटेक्ट किया जाए और वहीं से अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। ऐसे केस में वो बैंक के किसी ब्रोकर की हेल्प लेते हैं। अब इसमें गलत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहला, कोई भी बैंक जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा रहा है वो हमेशा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक रेगुलर ग्रोथ प्लान में करवाएगा, ना कि एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में। और जैसा कि आपको पता होगा कि रेगुलर प्लान के केस में अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें से 1 रुपए उस बैंक या उस ब्रोकर के अकाउंट में जा रहा है, भले ही आपका प्रॉफिट हो या कि लॉस। सेकेंड प्रॉब्लम यह है कि कई सारे ऐसे फंड्स हैं जिनमें जनरली लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो ऐसे फंड्स के केस में बैंक अपने स्टाफ को टारगेट देता है कि वो अपने कस्टमर से इन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाएं, जिनके लिए वो उन्हें एक हैवी कमीशन देगा। और थर्ड प्रॉब्लम यह है कि बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में आपका ब्रोकर आपको वही फंड रिकमेंड करेगा जो बैंक के इन हाउस फंड होंगे, क्योंकि उसी में बैंक का और उस ब्रोकर का सबसे ज्यादा फायदा है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बात बताऊं तो बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करने में आपका ब्रोकर आपको उसी फंड में कन्विंस करेगा जिसमें बैंक का और उसका सबसे ज्यादा फायदा है। हमारी लास्ट कैटेगरी पे आने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आप ऐसे वीडियो इन फ्यूचर देख पाओ। सो हमारी लास्ट कैटेगरी आती है जिनका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी कम हो। अब आप में से कई लोगों ने ना थियोरेटिकली ये बात पहले से सुनी होगी, बट मैं आज आपको प्रैक्टिकल बेसिस से बताऊंगा कि इससे फर्क क्या पड़ता है। इसके लिए मैं आपको अपनी ही स्टोरी बताता हूं। जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू की थी तो उस केस में मेरा जो कॉर्पस था, कैपिटल था, वो काफी कम था। दैट वाज अराउंड 40 to 50,000 रुपीज। उस केस में मेरा जो 1 साल का रिटर्न था वो था अराउंड 80% का। अब एट दैट मोमेंट मैंने ये बात सुनी रखी थी कि 15 से 18% का रिटर्न एक काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है, और मुझे ये लगने लगा था कि यार मैंने तो 1 साल में 80% का रिटर्न निकाल दिया, तो लोग 15 से 18% के रिटर्न को इतना अच्छा क्यों मानते हैं। बट टाइम के साथ जब मेरा कैपिटल इंक्रीज हुआ और मैं धीमे धीमे रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करने लगा, तब मुझे समझ में आया कि जैसे जैसे आपका कैपिटल इंक्रीज होता है आपका रिस्क और उस पर बर्डन भी बढ़ता जाता है, और एक बड़े कैपिटल पे एक कंसिस्टेंट और एक अच्छा परफॉर्मेंस देना काफी मुश्किल है। यू वोंट बिलीव कि ये AUM आपको किस हद तक मिसलीड कर सकता है। जब मैं बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड की स्टडी कर रहा था तो मैंने कुछ केस ऐसे देखे जिनमें एक्सपेंस रेशियो भी कम था और उनके रिटर्न्स भी काफी अच्छे थे। बट जब मैंने डीप में जाके देखा तो उन फंड्स में से किसी का AUM 200 करोड़, किसी का AUM 300 करोड़, इससे ज्यादा नहीं था। तब मुझे समझ में आया कि सिर्फ AUM कम होने की वजह से ये फंड्स आपको किस हद तक मिसलीड कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई फंड देखो तो उसमें ये जरूर देखना कि उस फंड का AUM एटलीस्ट 1000 करोड़ तो हो ही। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।